गुड मॉर्निंग जनता जनार्दन। गुड मॉर्निंग सर। चलो करते हैं स्क्रीन को शेयर। सबको दिख रहा है? यस सर। ओके, तो आई होप पिछला लेक्चर आप लोगों ने बहुत ही तहजीब के साथ रिवाइज कर रखा हो एंड अब आप लोग रेडी हो एक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लिए। इसके बाद जो है जो मजे वाली चीज आना शुरू हो जाएगी तुम्हारे जीवन में। ओके, नाउ ध्यान से सुनो। आज का जो ये चैप्टर है ये कोई ऐसा बहुत ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो जैसे जस्ट फॉर नॉलेज से कि आप इस चैप्टर को समझ के रखो, ज्यादा लोड मत लेना इस चैप्टर का। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, क्या आप लोग अपने अपनी बुक से, अपने अपने टेक्स्ट बुक से जो भी आपके पास है उससे जो चैप्टर्स अपन ने किए वो देखे, थोड़े क्वेश्चंस वगैरह देखे उसके? ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क। चलो किसी को नहीं पढ़ी है, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा भी नहीं। लेट्स स्टार्ट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट। एंड अच्छा हाँ, नेक्स्ट टाइम से ना मैं लेक्चर इसी तरह से रिकॉर्ड करके सीधा ना यूट्यूब पे डाल दूंगा, क्योंकि तुम लोग को अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है ना आंसर देने में, तो फिर मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे इस तरह सर से। मेरा वॉइस क्लियर नहीं है। चलो कोई नहीं। जनरल इंटरप्रिटेशन रूल्स। अब ये चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। हम यहाँ सिर्फ क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। We have different rules. We have 6 rules in the classification. The first one is rule number 1, classification based on section and chapter notes. Rule number 2, classification of semi-finished goods. Rule number 3, when goods are covered more than, on नहीं है ये, more than one headings. Assigned goods, most closely resembling goods, rule 5 है और एक आपके पास rule 6 है. Now going further, पहले इस चैप्टर में बात हो रही है कि नीड क्या है, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। अब देखो सिंपल सी बात है, नीड ये है जैसे आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। बाय बर्थ आप लोग क्या हो, या तो आप लोग मेल हो या आप लोग फीमेल हो, लेकिन फिर भी क्यों आप लोग के नाम दिए जाते हैं अजय, राम, श्याम, सब नाम क्यों दिए जाते हैं? ताकि आपको भीड़ में ढूंढना कि ये बच्चा कौन है वो पता कर सके। वरना क्या होता, हर बंदा क्या बात कर रहा होता, ए लड़के इधर आ और ए लड़की इधर आ। बट इससे हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, लोगों के नाम दे दिए, एक दूसरे के नाम दे दिए। सेम वैसे ही गुड्स को भी क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट वे में, इसमें कस्टम टैरिफ एक्ट में। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कस्टम टैरिफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बस ये पता कर लो कि ऐसा कुछ होता है जो गुड्स का डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने जीएसटी में सीखा था HSN कोड के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी नामकरण है और नामकरण आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब यहाँ देखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 सिंपल क्या कहता है
This chapter title is only for reference, for the sake of convenience. Classification is always done using section and chapter notes. Further, if headings and section or chapter notes do not otherwise require classification, shall be as per rules 2, 3, 4, 5 and 6. अब देखो रूल 1 आपको कुछ खास नहीं बताएगा, तो सिर्फ बताएगा कि आपको जो सेक्शन और चैप्टर नोट्स है, अब ये सेक्शन और चैप्टर आपके सेक्शन और चैप्टर की बात नहीं कर रहा है, जो टैरिफ के अंदर डिफरेंट चैप्टर लिखे और नोट्स लिखे उन सेक्शंस की बात कर रहा है कि उन वे में, उस तरीके में रूल नंबर 1 यूज होगा और उसके हिसाब से हम गुड्स को क्लासिफाई करेंगे। जिसका ऑडियो क्लियर नहीं है उनका कोई इशू उनकी तरफ से, बिकॉज यहाँ पे नेट का इशू नहीं है, बाकी लोग को आवाज सुन रही है जहां तक मेरा ख्याल है। ओके, इशू mere reading of the heading may not be enough. All goods will not necessarily be classified under the chapter. Chapter example, chapter 39 is titled as plastic, but all plastic cannot be classified under that heading. The chapter notes specifically exclude plastic toys, watches, well, आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, सबको ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। नो सर, बीच में आ ही नहीं रहा। ओके, जिसको ब्रेक हो रही है अपने अपने नेटवर्क पे ध्यान दो, मेरे यहाँ से कोई इशू है नहीं। ओके, सो अब जैसे मैंने पहले बताया चैप्टर नंबर 1 क्या सिर्फ नामकरण किस वे में होगा वो चीजें लिखी वहां पे, एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल नंबर 2 में आओ, देखो यहाँ ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कस्टम पढ़ते वक्त। सबसे पहली बात यहाँ लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी फिनिश गुड्स और अनफिनिश्ड गुड्स। अब सेमी फिनिश गुड्स क्या होता है और अनफिनिश्ड गुड्स क्या होता है? ये वो चीजें हैं जो अब तक पूरी बनी नहीं है लेकिन एकदम से रॉ भी नहीं है। हैव अ लुक, any semi-finished goods or unfinished goods should be classified as finished goods if they contain essential character of finished goods and goods do not require complicated process to make finished goods. Example क्या है देखो, a cycle without seat classified as a finished good cycle। सिंपल सी कहानी ना, एक साइकिल है जिसपे अब तक सीट नहीं लगी है, तो क्या आप कह दोगे वो साइकिल ही नहीं बनी अब तक? नहीं ना, आप तो उसको फिर भी साइकिल ही कहोगे। वैसे अपन बाइक की बात करते हैं, अगर कभी किसी ने नई बाइक परचेस की है ना, तो उस नई बाइक के साथ में पता है साइड स्टैंड भी नहीं आता। साइड स्टैंड आपको अलग से एक्सेसरी में लगवाना पड़ता है। इसके साथ में आपके जो आगे लेग गार्ड होता है वो लेग गार्ड भी नहीं आता, अलग से लगाना पड़ता है। फिर और बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में नहीं आती है। तो क्या अगर वो चीजें आप नहीं लगाओगे तो वो जो आपको मॉडल मिल रहा है उसको बाइक नहीं बोलोगे? आंसर इज नो, बाइक तो बाइक ही है ना। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो बाइक नहीं है। बस ये चीज आपको ये बताना चाह रहे हैं। पैसेंजर कोच विदाउट सीट क्लासिफाइड एज फिनिश गुड्स पैसेंजर कोच। सिंपल है, आप जब ट्रेन में जाते हो जैसे कोई भी एक कोच हो गया, सपोज उसमें सीट नहीं लगी हुई है, तो क्या अभी कह दोगे वो कोच ही नहीं है, वो अधूरा कोच है? कोच तो रहेगा ही ना। बस वही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। रूल नंबर 2A था, वो 2B क्या बोलता है देखो, reference to material or substance to include reference to mixtures or combination of that material or substance. Any reference of goods of a given material or substance shall be taken to include a reference of goods consisting wholly or partly of such material or substance. यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल तुमको समझाने का ट्राई करता हूँ। Gold classification shall also consist of articles partly made up of gold. सिंपल सी कहानी है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एग्जांपल हमने कोई प्लेट बनवाई, अब वो प्लेट का ढांचा किसी और चीज का होगा बट अपन ने ऊपर पूरी गोल्ड प्लेटिंग कर दी, तो उसको भी तो हम लोग यूज करेंगे ना गोल्ड की तरह से। स्टील विद कार्बन एज स्टील ओनली, गोल्ड विद कॉपर will be classified as gold. Plastic bucket with iron handle to be classified as plastic article. सिंपल है, अपन कई बार देखते हैं
बकेट जो होती है, बाल्टी होती है बाथरूम में, वो प्लास्टिक की होती है, मगर उसके ऊपर जो हैंडल होता है वो हैंडल है ना लोखंड का होता है। तो क्या आप उससे पूरे की पूरी बाल्टी को लोखंड की बाल्टी कह दोगे? नहीं नहीं ना, सर। आप तो नो सर। नहीं सीधी बोलोगे। तो बस वही चीजें हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए गए। बट नोट, if such goods consist of more than one material or substance and each one material is substance and each such substance is equally significant, classification shall be made according to the principle specified in rule 3. अब देखो ये क्या है, कई बार क्या होता है ना, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। जैसे हमने अगर यहाँ बात की प्लास्टिक बकेट की, तो आप है ना बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं यार वो सिर्फ हैंडल आयरन का है, बाकी सब तो प्लास्टिक का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये प्लास्टिक की बकेट है। लेकिन सोचो कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ, ये समझ नहीं आ रहा बिकॉज इसमें दो तीन चीजें घुस गई हैं, अब क्या करें? तो जब आप कंफ्यूज हो जाओ और समझ ना आए क्या करें, तो आपको रूल 3 में जाना है। आई रिपीट, रूल 1 में सिर्फ टाइम पास था, बताया गया कि चैप्टर के हिसाब से काम करना है। रूल 2 ने आपको बताया है कि सेमी फिनिश गुड्स अनफिनिश गुड्स क्या होते हैं, उनको फिनिश गुड्स ही मानते हैं अगर वो रेडी है यूज करने लायक तो। और रूल नंबर 2B ने क्या बता दिया कि जहाँ पे मल्टीपल चीज का मिक्सचर है मगर एक चीज ज्यादा है दूसरे के मुकाबले, तो जो चीज ज्यादा है उसी को कंसिडर करके क्लासिफाई कर दिया जाएगा। और अब रूल 3 आ रहा है, वो क्या बोल रहा है, जहाँ पे आप मालिक कंफ्यूज हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, मल्टीपल चीजें आ गई, वहां पे आप कैसे करोगे? अच्छा, ये सब मैंने पहले भी कहा था, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस पर्पज के लिए पता होना चाहिए। मेन आगे वाले चैप्टर पे चलने के लिए फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो अपन ने किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो कृपया करके रिवाइज कर लेना, रिवाइज नहीं किया हो तो। बस इतना ही मेरा काम था बोलना, चलते हैं आगे। इन केस of any conflict between two headings, prefer the specific heading rather than general heading. For example, heading number 8215, spoons, forks, ladders, skimmers, fish knives, etc. हेडिंग नंबर 2, अभी देखो ये क्या है ना, ये चीज थोड़ा मुश्किल है तुम लोग को समझाना, बट मैं कोशिश करता हूँ। अब है ना वो जो क्लासिफिकेशन दिए ना गुड्स के, वहां पे हेडिंग दिया हुआ है, हेडिंग। जैसे एक हेडिंग है, सपोज करो प्लास्टिक, तो जनरली क्या होता है ना, आप सीधा वो हेडिंग देखते हो प्लास्टिक और प्लास्टिक को टिक करके आप काम कर देते हो। लेकिन कई बारी जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, मल्टीपल चीजें होती है, कंफ्यूजन होता है, वहां पे आप क्या करोगे ना, वहां पे आप ये प्लास्टिक के अंदर समझो एक सब हेडिंग है, समझो उसके अंदर और सब हेडिंग है, तो आप वो सब हेडिंग में जाके चेक करोगे कि वो उस सब हेडिंग में आपके गुड्स का नाम लिखा है क्या। जैसे जैसे फोर्क्स हो गए, yes, अब फोक्स किसी भी मटेरियल का हो, उस पर एक सेपरेट काइंड ऑफ कस्टम ड्यूटी है। तो आप जाके चेक करोगे फोक्स कहाँ लिखा है पूरे के पूरे कस्टम टैरिफ एक्ट में, सीधे जाके आप फोक्स ढूंढोगे और फोक्स में जो लिखा होगा उसी से आप उसको क्लासिफाई कर दोगे। नेक्स्ट देखो, व्हेन नो स्पेसिफिक हेडिंग इज गिवन, क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन एसेंशियल कैरेक्टर। एग्जांपल, अब देखो जहाँ पे स्पेसिफिक हेडिंग दिया ही नहीं है, मतलब जहाँ पे कस्टम टैरिफ एक्ट ने आपको बताया ही नहीं है कि ये किस तरह की हेडिंग हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, बुक विद सीडी क्लासिफाइड एज बुक ओनली, या अगर मेन कंटेंट सीडी है तो उसको सीडी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, 10th के बाद में आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में फॉर्म भरने का ट्राई किया होगा। अब क्या आप में से यस कोई भी बच्चा ऐसा था जो ठाकुर कॉलेज गया था फॉर्म भरने के लिए? इतना परसेंट नहीं आया था ना। किसी का भी नो किसी का भी सर। आया हो जीवन में? नो सर। अनय 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 पांडे गया था। तो देखो यहाँ पे, जब आप ठाकुर कॉलेज में जाते हो 10th पास होने के बाद फॉर्म लेके अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो पहले आपको परचेज करना पड़ता है उनका प्रोस्पेक्टस। जब आप वो प्रोस्पेक्टस परचेज करते हो, तो प्रोस्पेक्टस के साथ में ना, प्रोस्पेक्टस
लास्ट में एक सीडी मिलती है, सीडी। तो जब आप वो प्रोस्पेक्टस खरीदते हो उस कॉलेज से और आप जब किसी को बताते हो कि आपने प्रोस्पेक्टस लिया है, तो आप क्या बोलते हो? प्रोस्पेक्टस लिया ये बोलते हो, सीडी लिया ये बोलते हो? सीडी ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस ही बोलोगे, बिकॉज मेन कंटेंट क्या है वहां पे? प्रोस्पेक्टस है। लेकिन 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 फॉर एग्जांपल, क्या आपने कभी विंडोज की सीडी ली है? कभी किसी ने विंडोज एक्सपी की, विस्टा की, किसी की सीडी परचेज करी है? यस सर। अब पता है उस सीडी के साथ में एक छोटी सी बुक भी आती है, बुकलेट भी आती है। यस सर। वहां पे अब जो प्रोडक्ट के अंदर मिक्सचर है सीडी और हाँ book, वहां पे आप क्या कहते हो किसी को? मैं बुक लेके आया, या बोलते हो विंडोज की सीडी लेके आया? सीडी लेके आया। सीडी सीडी। लेके आया। वहां पे सीडी। बुक क्या है? वहां पे बुक सेकेंडरी बन गई है। तो देखो यहाँ पे यही बता रहा है, अगर स्पेसिफिक हेडिंग नहीं दिया है तो हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे? बेस्ड ऑन एसेंशियल कैरेक्टर, उसका मेन कैरेक्टर क्या है उस पर क्लासिफाई करेंगे। अब जैसे हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, कई बार आजकल प्रिंटर में ना फैक्स मशीन, स्कैनर सब साथ में मिक्स होता है, तो क्या हम उसको स्कैनर बोल देंगे? नहीं, हम तो फिर भी क्या बोलेंगे? नहीं प्रिंटर ही बोलेंगे। प्रिंटर। बोलेंगे सर। क्या? ओके, अब नेक्स्ट क्या है? 3C, इफ देर आर टू हेडिंग्स द लेटर इज बेटर। एग्जाम्पल, if there are two heading number 4010, conveyor transmission belting, conveyor belting or textile material, impact conveyor and transmission belting is classified under 510। अभी देखो ये क्या है, ये आपको थोड़ा समझना मुश्किल है, बस आप ट्राई कर सकते हो, या इसको चाहो तो मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ। वो ये है, जैसे एग्जाम्पल, पता है बचपन में आपकी मम्मी ने आपका कुछ और नेम रखा होगा जब आप छोटे थे। कोई मोटा होगा तो उसका नाम रख दिया होगा गोलू मोलू, हाँ सर। किसके नाम रख दिया होगा छोटे, ऐसे कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। अच्छा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स फिर, और तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे ऑफिस वाले, क्या तुम्हें हमेशा लोग छोटू नाम से ही बुलाते हैं बाद में? नहीं, लेटर नो ऑन सर। जब आप बड़े होते हो आपका प्रॉपर नाम रखा जाता है, उस नाम से बुलाया जाता है। अब अगर किसी को आपको आइडेंटिफाई करना हो तो पहला नाम छोटू था लेकिन दूसरा नाम समझो राजेश है, तो हमेशा बेटर कौन सा होगा? पहले वाला या राजेश। दूसरा वाला? राजेश। दूसरा दूसरा वाला, लेटर वाला। बिकॉज जो अगर आपने फर्स्ट के बाद लेटर रखा है तो लेटर वाला को सोच समझ के रखा होगा, तो वही बेटर होगा। वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि पहले वो लोगों ने बता दिया इस हेडिंग के अंदर ऐसा ऐसा, लेकिन फिर उन्होंने नई हेडिंग बनाई ये वाली, तो आप हमेशा कौन सा चूज करोगे? कंफ्यूजन आएगा तो जो बाद में बनी थी उस हेडिंग को चूज करोगे। समझियो? समझा। ओके, नेक्स्ट देखो अब, अकाइन गुड्स, इनका मतलब क्या होता है? मोस्ट क्लोजली रेसेंबलिंग गुड्स, एकदम क्लोज रेसेंबलिंग। If any of the new items is produced commercially for which there is no specific entry under Custom Tariff Act, then such goods are classifiable under the heading of their most akin goods. Example: plastic films used to remove the glare of the sunlight, pasted on car glass, windows, classified under builders or shutters, blinds, including Venetian blinds. Even though this is not builders, but is most akin to the plastic blinds. अब ये एग्जाम्पल तुमको समझ में आने वाला है नहीं, अपन अपना एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, ABCD इतने तरह के गुड्स हैं, सपोज करो, जो कस्टम टैरिफ एक्ट में
लिखे हुए हैं कि ए वाले गुड्स पे इतना % कस्टम, बी पे इतना, सी पे इतना, डी पे इतना। अब तुमने ना बनाते बनाते कोई न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट कर लिया। अब न्यू प्रोडक्ट का नाम है ई, बट वो ई तो यहाँ पे कस्टम की लिस्ट में है ही नहीं, तो क्या कस्टम से माफ कर देंगे उसको? द आंसर इज नो। नो हम सर। लोग आप क्या चेक करेंगे कि ये जो ई नाम का प्रोडक्ट जो नया नया बनाया है, ये सब में से किससे एकदम ज्यादा मिलता है। जिससे ज्यादा मिलता है ना, उसको उसी गुड्स को मान के वहां पे टैक्स या कस्टम चार्ज कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पे वापस पढ़ो। If any of the new item is produced commercially for which there is no specific entry, तो क्या करेंगे, सच गुड्स को क्लासिफाई करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ देयर मोस्ट अकाइन गुड्स, जो एकदम उसके जैसे मैच हो जाते हैं मोस्टली, वो वाला। ये एग्जांपल अपना जो बताया लिख देना आप लोग, बिकॉज ये एग्जांपल यहाँ पर तुम समझेगा नहीं क्या लिखा है, ये घटिया एग्जांपल। ओके। और जो भी मटेरियल मैं भेजता हूँ वो प्रिंट मार रहा है, उसमें ये सब चेंजेस तो है नहीं पहले से किए हुए। अगर आप प्रिंट मारते हो तो एक बार यूट्यूब पर जाके वीडियो ओपन कर लो और ये चीजें लिख लो, नोट कर लो, ताकि इशू ना हो। ये आया, ये अब इम्पोर्टेंट है अपने लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल, स्पेसिफिक साइज और शेप। Such material is classifiable under the heading of the goods with which those goods are going to be used. अब देखो ये सिंपल सी कहानी है। स्पेसिफिक साइज, कोई चीज स्पेसिफिकली उस गुड्स के लिए बनाई गई है। फॉर एग्जांपल, आपने कभी कॉफी परचेज की है? कॉफी, यस सर। यस सर। कॉफी एक प्लास्टिक मग में आती है, एक प्लास्टिक के डब्बे में आती है। तो जब आप कॉफी परचेज यस करके सर। लाते हो, आप अपने दोस्त को क्या कहते हो? प्लास्टिक का डब्बा परचेज करके लाया ये कहते हो, या कॉफी लाया ये कहते हो? कॉफी। 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 कॉफी लेके आए। इसका मतलब वो जो कॉफी का डब्बा है वो स्पेसिफिक कॉफी के लिए बनाया गया है। तो क्योंकि वो हाँ। स्पेसिफिक कॉफी यस के लिए सर। बनाया गया है, उस डब्बे को भी हम क्या बोलते थे कस्टम के अंदर? कॉफी है वो। समझा? यस। अब जैसे आप एक गोल्ड रिंग परचेज करके लाए, गोल्ड रिंग, वो गोल्ड रिंग बंदा तुमको प्लास्टिक की थैली में देगा या प्रॉपर अच्छे बॉक्स में देगा? बॉक्स में। बॉक्स में। तो अब आप दोस्त के पास आए क्या बोलोगे? मैं बॉक्स परचेज करके लाया ये बोलोगे, या गोल्ड रिंग लाया ये बोलोगे? रिंग। हाँ, गोल्ड। तो वहां पे बॉक्स को भी क्या मान लिया जाएगा? वो गोल्ड रिंग है। ये सब कब हो रहा है? जब हम किसके लिए ला रहे हैं? स्पेसिफिक साइज या स्पेसिफिक शेप का कुछ कंटेनर यूज कर रहे हैं, पैकिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, तब। समझियो? हाँ। अब देखो यस। जनरल यूज की बात करते हैं। जनरल यूज क्या होता है? पता है आपके घर में एक प्लास्टिक का थैली होता है, जिसमें आप कभी सब्जी, कभी दूध, कभी पेपर्स, कभी नोट्स, कुछ भी लेके आते हो। हाँ। तो जब आप थैली में डाल के, वो समझो कोई बुक्स लेके आ रहे हो, आप थैली में डाल के कोई नोट्स लेके आ रहे हो, तो क्या आप उस टाइम ये कहते हो कि मैं थैली लेके आ रहा हूँ? आप क्या कहते हो? मैं नोट्स लेके आ रहा हूँ। बुक्स लेके। लेकिन अगले ही बुक्स दिन आप लेके अपना आते हैं। दूध लेके आ रहे हो, तो भी आप क्या कहते हो? मैं दूध लेके आ रहा हूँ। लेकिन क्या वो दूध के साथ वो थैली भी दूध बन जाती है क्या? नहीं। नहीं। नो क्योंकि वो कौन सा थैली है? वो एक जनरल पर्पस गुड्स है। तो जब जनरल के लिए अपन यूज करते हैं, तो उस कंटेनर को, उस पैकिंग मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग उसी मटेरियल में आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे वो है। जैसे वो प्लास्टिक थैली किस में आइडेंटिफाई करेंगे अपन? प्लास्टिक की थैली में। तो वो प्लास्टिक की थैली रहेगी, वो अपने आप दूध में या नोट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। समझियो? यस सर। यस। सर समझा। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कुछ है नहीं, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स एंड एसेसरीज। अच्छा, ये लेक्चर 4 मिनट में खत्म होने वाला है, तो अगर ये खत्म नहीं होता मेरा पार्ट, तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, सभी वापस आ जाना 15 मिनट के लिए।
हम लोग खत्म कर देंगे इसको। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स एंड एसेसरीज, एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट विच द प्रोडक्ट कैन नॉट फंक्शन। ये क्या है देखो, और जो वापस नहीं आएगा उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। An essential component of the product without which the product cannot function। देखो पार्ट की बात करते हैं। अगेन पार्ट दो तरह के हैं, स्पेसिफिक यूज और एक है जनरल यूज। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक यूज? Classifiable under the heading of the goods with which those are used। For example, condenser fan classified under fan। देखो जनरल में क्या लिखा है, classified under their respective heading, वायर क्लासिफाइड अंडर द रिस्पेक्टिव हेडिंग। अब देखो ये चीज क्या है, इसको मैं तुमको इस एग्जांपल से समझाऊं। चलो ठीक है, आपने अपने जीवन में कभी कार तो देखी होगी, कार नहीं, कार ऐसी थोड़ी होती है, ऐसी कैसी भी तो होती है कार, ठीक है। आपने अपने जीवन में कार देखी होगी, ये कार है ऐसा एज्यूम कर लो। Yes, sir. पता है इस कार के अंदर तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, इसके अंदर टायर होता है, हाँ, इसके अंदर इंजन होता है, सीट फिर इसके अंदर ब्रेक्स होते हैं, सीट होता है। प्लास्टिक होता है बहुत सारा, लोखंड होता है बहुत सारा, मेटल होता है बहुत सारा, बहुत कुछ होता है। तो जब हम कार लेके आते हैं, किसी को ऐसा कहते हैं क्या, मैं 4 टायर, एक इंजन और एक एसी और ये सब लाया उठा के, ऐसा बोलते हैं क्या अपन? नहीं ना, No, sir. क्या No, कहते हैं? sir. कार लाया, क्या? इसका मतलब उसके अंदर जो बहुत सारे पार्ट्स यूज हुए हैं, भले ही वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हैं और स्पेसिफिक पर्पस में यूज हो रहे हैं, इसलिए उन सभी पार्ट्स को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, भाई तो कार है। एक नाम दिया उसको। Okay. अब नेक्स्ट बात करते हैं जनरल यूज की। पता है घर में हम जब भी कोई काम करवाते हैं वायरिंग वगैरह का, तो वो दुकान वाला बंदा या वो जो बंदा काम करता है वो क्या कहता है कि काम करो 4 मीटर वायर लेके आ जाओ, ऐसा वाला। बट वो वायर क्या हम एक ही जगह यूज करते हैं क्या, सिर्फ एक काम के लिए यूज करते हैं क्या? नो, No, हम उसको जनरली किसी भी पर्पस के लिए यूज करते हैं, किचन की लाइट के लिए, हॉल के बल्ब के लिए, कहीं के लिए भी यूज करते हैं। तो क्या उसका कोई स्पेसिफिक नाम देना पॉसिबल है? no, sir. इसीलिए उसको No, sir. वायर ही क्लासिफाई करते हैं। लेकिन अगर वही वायर इस कार में यूज हुआ है तो वायर को हम वायर बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कार बोल देते हैं। Car. समझ में आया? आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. नहीं आ रही? आ रही है सर। ये क्या है, इनको आवाज नहीं आती, नेटवर्क खराब रहता है। ओके, वैसे अब ये लेक्चर बंद होने वाला है, हम लोग को दोबारा मिलना ही पड़ेगा 5-10 मिनट के लिए। तो रुको, देखते हैं कितना हो पाता है। एसेसरी supplementary or subordinate in nature and need not be essential for actual functioning of the product। अब ये बंद होने वाला है कभी भी। मेरे स्टार्ट करते ही बंद हो जाएगा।